Hello students, welcome to ExamRat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, check all our videos and do subscribe. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So today we are about to begin with part 2 of chapter Life Processes, which is your first chapter of class 10th. So now we will study nutrition in human beings. We have studied about nutrition, what it is, types, and now we begin with nutrition in human beings. Okay. So when we start eating food, okay. So first step is about okay. So now we move to न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, अब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे. सो डाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है. एक चार्ट के तरीके से समझ लो या एक प्रोसेस के वे में बोल सकते हैं कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होती है. ठीक है, तो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है. ठीक है, माउथ में कहाँ से शुरू होती है? जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, चीज जो भी हमारे मुंह में है, जो भी फूड पार्टिकल है, उसको क्रश करते हैं यूजिंग आवर टीथ, तो वो क्या हो रहा है? हम उस फूड को डिवाइड कर रहे हैं, उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ द सेम टेक्सचर. राइट, दिस. सो पहला स्टेप ही यहाँ से शुरू हो जाता है कि हमारे फूड का जो पोर्शन है उसको रिड्यूस किया जाए. कभी कभी बड़ी बाइट्स ले सकता है इंसान, है ना? So sometimes bite will be a bigger bite. Sometimes food particles have so much of variety to it. So उसको क्रश करते हैं हमारे teeth to generate a small and a same texture kind of a thing, right? Now, food mouth में किसकी वजह से mix हो रहा है? एक substance है liquid type का. ठीक है, वो क्या है? saliva है. Saliva is secreted by salivary glands. Saliva contains enzymes. Enzymes क्या होती हैं उसके अंदर? Salivary amylase, ठीक है, which breaks the starch or the complex molecule to simple sugar. So we will start with first कि food particles तोड़े जाते हैं and same texture के बनाए जाते हैं by crushing of the teeth. Then lining of canal is soft. Food is wetted to make its passage smooth. Now absorption कैसे हो रही है? सिंपल चीज है कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर है फूड की, ठीक है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. स्मॉलर को हमने क्यों करना है? हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्यों चाहिए? बिकॉज एंजाइम्स जो हैं वो उस पर एक्ट करेंगी और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन ईजी करने के लिए कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर या सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसका कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ फूड डाइजेशन बाय सलाइवा हमने पढ़ लिया कि सलाइवा कौन सिक्रीट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं. और उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? उसके अंदर एंजाइम्स हैं. ठीक है, सो कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन. ठीक है, विच ब्रेक स्टार्च टू सिंपल शुगर. नाउ फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा. Food is mixed with saliva moved around the mouth while chewing back the muscular tongue. So जब आप फूड लेते हो अपने माउथ में, आप उसको कट करते हो with the help of your teeth and then it gets mixed with saliva, right? So यहाँ पे उसको हम bolus बोलते हैं. ठीक है, एंड धीरे से इसको swallow कर लेते हैं. Now lining of canal has muscles which contract rhythmically to push the food. कैसे होता है? धीरे धीरे ऐसे फिर ऐसे.
ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग जैसा एक रिदम के वे में वो चलता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, विच इज शोन ऑल अलोंग द गट। ठीक है, सो बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस, एंड मूवमेंट का क्या नाम है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये हमने मूवमेंट के बारे में बात कर ली। अब माउथ से फूड ने जाना है स्टमक तक। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। ये अगर मेरा माउथ है, ठीक है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स का काम था, यहां से निकल के ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है जो नीचे जाके स्टमक तक खाना पहुंचाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है मेरा, ये ईसोफेगस है। ठीक है, अब स्टमक कैसा दिखता है, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, एक्सपैंड्स जब उसके अंदर खाना डालते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसा है। तो बैग कैसा होता है, एक नॉर्मल घर का जो बैग होता है, इफ वी टेक इट, उसमें सामान भरने की कोशिश करते जाओ तो वो थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है, राइट। So similarly, stomach is a large organ which expands when food enters, right? Then we can say it has muscular walls. So point number 2 on your notebook should be कि it has muscular walls. Third point is it mixes food with digestive juices. तो स्टमक क्या कर रहा है, फूड को मिक्स कर रहा है विद डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। अब हर एक ऑर्गन की, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, माउथ से शुरू कर दिया हमने पढ़ना, ठीक है, फिर इसोफेगस से, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर ऑर्गन की कुछ सिग्निफिकेंस है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो वी आर स्टडिंग एज हेडिंग्स टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे माउथ में एक फूड का पीस था, what all changes the food is undergoing in different organs. So जो ये जो particular notes हैं, these might not be the best kind of notes, but I have tried to arrange it कि कौन से organ में कितना digestion हो रहा है, उस पे क्या चीजें act कर रही हैं, and next कहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो शुरू करने से पहले फर्स्ट शुड बी इन माउथ। ठीक है, सो माउथ के बारे में हमने सलाइवा के बारे में जरूर मेंशन करना है, बिकॉज माउथ में जो डाइजेशन इनिशिएट हो रही है वो सलाइवा से हो रही है, और सलाइवा में ऐसा क्या है, एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, राइट। सो नंबर 1 शुड बी डाइजेशन बाय माउथ और डाइजेशन ड्यू टू सलाइवा, राइट। Second, then we come to mouth, जहां पे again you can write about teeth. Sorry, second should be stomach. So mouth should be under saliva and teeth की उसका क्या रोल है, right? Then second is here digestion in stomach. So इसके बाद स्टमक के बारे में 2-4 पॉइंट्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टमक कैसा दिखता है, क्या क्या कर सकता है। Now let's see what it does. Gastric glands present along the walls of stomach. Okay, so it is a J-shaped structure. ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब स्टमक के जो वॉल्स होती हैं उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है, कोई ऐसा टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो हमें सिक्रीशंस दे रहा है। सिक्रीशंस के ऊपर हम उसको एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन बोलते हैं। जो सिक्रीशन है, वो जो डक्ट है, जो ओपनिंग है ग्लैंड की, अगर वो सिक्रीशन रिलीज हो रहा है बाहर, ठीक है, तो एक्सोक्राइन है, अगर नहीं हो रहा है तो एंडोक्राइन है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स। बहुत टाइप के सिक्रीशंस होते हैं बॉडी में, देर इज सलाइवा, स्वेट, देर आर हॉर्मोन्स, राइट। तो जो भी एंडो इज इनसाइड, राइट, सो जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है वो एंडोक्राइन है। ठीक है, सो क्या सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे 3 चीजें मेरे सामने लिखा है 1 2 3, सो यू शुड ऑल राइट डाउन, टेक नोट्स। इट रिलीजेज HCl, ठीक है, सो यहाँ पे साइड पे कहीं पे भी आप अपने
जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए कि यहाँ पे ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है। क्या रिलीज कर रहे हैं? नंबर वन HCl, नंबर टू अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज पेप्सिन, नंबर थ्री म्यूकस। अब सबके बारे में एक एक लाइन। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। सो HCl क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम देता है। किसको एसिडिक मीडियम दे रहा है? एंजाइम पेप्सिन को, ठीक है। So the enzyme pepsin needs an acidic medium to work, to function. So the HCl, that is hydrochloric acid, present or secreted by the gastric glands, it will help in facilitating action of pepsin, right? So 1 and 2 is done. Now we come to 3. Mucus क्या कर रहा है? So जो mucus है, it protects lining of stomach from action of acid under normal conditions, right? So अब acid secrete हो रहा है, तो है तो acid, कुछ प्रोटेक्शन उसके अगेंस्ट भी चाहिए कि कल को एसिड ज्यादा हो जाए तो व्हाट इज द बॉडी गोइंग टू डू? सो उसके लिए हमारे पास क्या है? म्यूकस है। इट विल प्रोटेक्ट स्टमक को अगेंस्ट action of acid under normal conditions. So this is done. Then स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद यहां से फूड निकलेगा, ठीक है। ये स्टमक की एंट्री का पॉइंट यहाँ पे है ना, ईसोफेगस के साथ अटैच्ड है। यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ से ऐसे ही नहीं चले जाएगा, बहुत लिमिटेड अमाउंट में और कुछ सिस्टमैटिकली द फूड विल मूव, राइट? So that functioning here is, just a second, yeah, that functioning here is regulated by a sphincter muscle, right? So कुछ muscles हैं, वो यहाँ पे काम कर रही हैं, sphincter muscles का उनका नाम है, ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स क्या कर रही हैं? एग्जिट ऑफ फूड पे वर्क कर रही हैं। कहां से एग्जिट? फ्रॉम स्टमक टू the next organ. Now what is the next organ here? So यहां से आपका फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो कहाँ के लिए फूड को भेजा जा रहा है, कहाँ पे ट्रांसफर करा जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर कुछ ऐसे कॉइल्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेडफोन सबके पास होते ही हैं आजकल, राइट? सो हेडफोन्स का जो वायर रहता है वो कैसे कभी कभी इंटैंगल्ड हो जाता है, ऐसे ऐसे छोटा सा बन जाता है, राइट? कुछ वैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस, एज वी कैन सी, बहुत ही जबरदस्ती उसको बिठाया गया है यहाँ पे, राइट? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। क्यों फिट है कॉम्पैक्ट स्पेस में? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। सो देखा जाए तो we are not wrong if we say that it is the longest part in an elementary canal, but it looks like it is not taking ज्यादा space because ऐसा coiled सा कुछ structure है। समझ में इतना नहीं आता देख के कि पता नहीं कितना लंबा होगा, बट होता बहुत लंबा है, ठीक है। Now small intestine is the site of digestion of carbs, proteins and fats, right? It receives secretions of liver and pancreas for digesting carbs, proteins and fats. So अब small intestine एक तो compact है, ऊपर से ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकता है, तो वी कैन से कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कुछ हेल्प चाहिए, सिक्रीशन चाहिए होंगी जो उसके जो फूड वहां तक पहुंचा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर पाए। तो वो क्या सिक्रीशंस है? लिवर और पैनक्रियास की सिक्रीशंस है, ठीक है। नाउ length of small intestine differs in animals depending on what they eat. तो किसी में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा हो सकता है, किसी में नॉर्मल स्मॉलर हो सकता है। तो हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, herbivores and carnivores. Herbivores are the ones which are going to eat plants, grass, right? So वहां पे प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट जो खा रहा है उसके अंदर बॉडी में क्या बनेगा? सेलुलोज बनेगा, राइट? बिकॉज सॉरी, प्लांट्स आर सेलुलोज,
So they have to be digested well, so that that organism is going to require a longer smaller intestine. Now carnivores किस पे feed कर रहे हैं? Meat पे feed कर रहे हैं, so that is much easier to digest, therefore they have a relatively smaller small intestine. Now स्टमक में जो फूड है उसके लिए वहां पे HCl प्रेजेंट था, ताकि एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक सॉरी ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो उस पर एक्ट कर पाए एंड फंक्शन अपना कर पाए. नाउ उसके बाद जैसे ही वहां पे फूड जो है हमारा जब स्टमक का काम हो गया, उसके बाद उसके ऊपर एक अलग एंजाइम ने एक्ट करना है, विच इज द पैनक्रियाटिक एंजाइम. ठीक है. पैनक्रियाटिक एंजाइम को लेकिन एसिडिक नहीं चाहिए मीडियम. पेप्सिन को चाहिए था, पैनक्रियाटिक को नहीं चाहिए. तो फिर से कोई हमें हीरो चाहिए जो एसिडिक को एल्कलीन में कन्वर्ट कर सके. सो वो स्टार ऑफ द शो यहाँ पे क्या है? बाइल जूस. राइट. नाउ बाइल इज अ सिक्रीशन फ्रॉम लिवर. इट इज अ ग्रीनिश येलो काइंड ऑफ अ सिक्रीशन. अब रोल ऑफ बाइल. बाइल क्या कर रहा है? एक तो पहले एसिडिक मीडियम था स्टमक में, ठीक है, पहले एसिडिक चाहिए था. अब सडनली नया नया टीचर आया जैसे क्लास में, तो नया टीचर अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ाना चाहता है ना. they don't want to rely on what the previous teacher taught. So same way पेप्सिन ने जो काम किया सो किया, वो एसिडिक मीडियम में किया, लेकिन पैनक्रियाटिक को एसिडिक में नहीं करना, उसको अपना अल्कलाइन मीडियम चाहिए. उसके लिए बाइल को ले आए. ठीक है. सो रोल ऑफ बाइल इज कि एक तो एसिडिक को अल्कलीन में मीडियम करके देता है, बिकॉज सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, नंबर वन. दूसरा, इट एक्ट्स अपॉन फैट ग्लोब्यूल्स एंड उनको ब्रेक करता है, उनकी एफिशिएंसी उनको ब्रेक करके रख देता है, ताकि एंजाइम जो है वो ज्यादा बेटर उन पे काम कर सके. सो दिस ब्रेकिंग ऑफ फैट ग्लोब्यूल थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड्स हो जाते हैं एंड उनको ब्रेक करके छोटा करना पड़ता है. तो उसके लिए प्रोसेस का नाम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. सो व्हाट इज द टर्म? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इतना आई होप इज क्लियर. अब उसके बाद पैनक्रियास की बारी आ जाती है. सो पैनक्रियास कुछ सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस उनको बोलते हैं. उसमें कुछ एंजाइम्स होती हैं. नंबर वन इज लाइपेज, विच इज अगेन ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. नंबर टू, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इट कंटेन्स ट्रिप्सिन, ठीक है, विच इज ऑल्सो एन एंजाइम, और इसका फंक्शन क्या है? फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स. इसके अलावा और क्या सिक्रीशंस डाइजेशन प्रोसेस में लग रही हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस. ठीक है. सो एंजाइम्स जो जूस में है, इंटेस्टाइनल जूस में है, दे कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज एंड फैट्स टू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. ठीक है. सो फैट का भी ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर स्मॉलर कंपाउंड्स. नाउ डाइजेस्टेड फूड जो है, एक बार ये सारे जूसेस सारे एंजाइम्स ने फूड पे एक्ट कर लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है. सो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है? जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, जैसे ऐसा कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, राइट. सो ये जो वॉल्स हैं, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड विलाई. These villi increase surface area for absorption. ठीक है. And they are richly supplied by blood vessels which take absorbed food to each and every cell of body. So I think this should be clear, right? विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, दूसरा उनके पास इतनी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है ताकि फूड जो है इज द फूड रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये हो गया एब्जॉर्प्शन. उसके बाद अभी भी फूड तो बॉडी में ही प्रेजेंट है, राइट. सो नाउ इट विल मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया, राइट. नाउ यहाँ पे जो फूड पहुंचा है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन की कोशिश है कि बिफोर आई एक्सपेल द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी,
I should try again and take whatever I can take from this unabsorbed or leftover food, whatever you want to call it. So उससे क्या absorb करता है वो? Water absorb करता है, ठीक है, from this food. Now, so this cloud-like structure here is large intestine. I'm so sorry I have to call it cloud-like. It is not, but I am just giving it to explain it here. Okay. So ये लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया. अब उसके बाद क्या? उसके बाद वेस्ट रिमूवल जो है वो होगा बॉडी से, राइट? वेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इफ इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, टॉक्सिन्स इंक्रीज हो सकते हैं बॉडी में, राइट? दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. सो नाउ वी हैव टू रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस पे वर्क करता है, राइट? सो द वेस्ट इज रिमूव थ्रू एनस विच इज दिस पार्ट, ठीक है, एंड में. सो उससे पहले यहाँ पे क्या होता है? रेक्टम, राइट? नाउ एनस से जो रिमूवल हो रहा है फीड का, वो किसकी वजह से हो रहा है? एनल स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, एनल स्फिंक्टर की वजह से रिमूव होगा. सो दैट विल फैसिलिटेट एग्जिट ऑफ मटेरियल. Okay. So next we come to a short note on dental caries in your books. So let's say this is the structure. Just a second. So let's draw a tooth here. ठीक है. The outermost layer of the tooth is enamel, जो हमें दिख रही है, जो white part teeth का is visible to us, right? उसके बाद क्या आता है? डेंटिन, ठीक है. उसके बाद जो रिच वैस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई आता है, वो क्या है? सारा पल्प, राइट? सो दिस is called as the crown portion. This is the root portion embedded in the bone, right? ये हमें easily नहीं दिख सकता. All we see while brushing daily is this top part, the white part, right? Okay. So dental caries or tooth decay causes gradual softening of enamel and dentine. अब ये ऊपर का लेयर थोड़ा सॉफ्ट हो गया और ये वाला लेयर भी सॉफ्ट हो गया. दिस इज व्हाट द लाइन हियर मींस, राइट? इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द enamel. ओके. सो यहाँ पे जब डीमिनरलाइजेशन होगा, ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी खाना खाया होता है उसमें कुछ ना कुछ शुगर होता है. तो शुगर के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, एसिड बनाएगा, डीमिनरलाइजेशन होगा ऑफ इनामल एंड डेंटिन, ठीक है. बैक्टीरिया जो है वो आके फूड के ऊपर, लेट्स से दिस इज अ फूड पार्टिकल स्टक हियर, ठीक है, तो बैक्टीरिया इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा और डेंटल प्लाग बनाएगा, ठीक है, प्लेग, प्लाग, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ये जो प्लाग है, ये रिमूव हो सकता है अगर हम कुछ खाने के बाद ब्रश कर ले,
ठीक है, तो अगर हम ब्रश कर लेंगे आफ्टर ईटिंग तो ये प्लेग रिमूव हो जाएगा। ये जो एक थिन लेयर जैसी बनती है, फिल्म जैसी, विच कोट्स द टीथ, ये रिमूव हो जाएगी एंड अल्टीमेटली बैक्टीरियल एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा और टूथ डिके जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, सो वी स्टडीड अबाउट डेंटल केरीज, जिसमें जो शुगर सब्सटेंस है आपका फूड का, उस पे अगर बैक्टीरिया एक्ट करता है तो जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग है इनामल, उसको डीमिनरलाइज करने लग जाता है, विच इवेंचुअली कॉजेज केरीज, राइट? नाउ वी मूव टू a very important part again, which is respiration. ठीक है, we all know that we are breathing and it is one of the most essential processes which is keeping us alive, right? So there are many other processes like breathing, like respiration, which involves our circulatory system, excretory system, digestive system, जो अभी पिछली slide में पढ़ा, right? So now we are studying about respiration. Now, food material which is taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. So basically जो भी फूड है उससे न्यूट्रिशन लेके हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो है वो सेल्स का खाना है, राइट? उसको सेल्स यूज करेंगे। नाउ ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, इसमें कुछ ब्रेकडाउन होंगे कुछ कंपाउंड्स का, राइट? So some use oxygen to break down glucose completely, ठीक है? So this is an equation form I have written. So some use oxygen to break glucose into what? Carbon dioxide मुझे यहाँ पे दिख रहा है और एक water का formula है. So we can say into carbon dioxide and water, right? Some use other pathways to get energy without using oxygen, right? So जहाँ पे without oxygen आ जाता है वहाँ पे anaerobic is the word, right? जहाँ पे with oxygen आ जाता है वहाँ पे aerobic is the word, right? So याद कैसे रख सकते हैं? Aerobic, air क्या है? Oxygen है which we take, right? So whatever is in the presence of oxygen is aerobic and what is in the absence of oxygen is anaerobic, right? Without oxygen. Now, in most cases, first step is breakdown of glucose, ठीक है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्यों 6? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, राइट? So 6 carbon molecule into pyruvate, which is a 3 carbon molecule, right? ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है? नाउ एक और प्रोसेस है जिसमें पायरुवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है इनटू इथेनॉल, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये एब्सेंस में हो रहा है इसीलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, राइट? और इसमें क्या बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास? एथेनॉल आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। दिस प्रोसेस इज सीन इन yeast fermentation. yeast बनता है जैसे, है ना? So this is in the absence of oxygen, right? Breakdown of pyruvate releases 3 compounds of carbon dioxide, ठीक है? और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस, right? Now another processes which takes place in the presence of oxygen, यानी कि aerobic respiration, right? So इसमें क्या हो रहा है? The release of energy in aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process, right? So यहाँ पे सारे बाय प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रही है। Then we will do a flow chart of this, so don't worry if it looks like a little confusing thing to you right now. Next, एक और चीज है जिसमें ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है, राइट? सो पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो फिनोमिना है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जब हमारी मसल में क्रैम्प्स होते हैं,
बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, राइट? नाउ first we'll do the flow chart, then I'll come back to this slide. So we have glucose, which is a 6 carbon molecule. ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये प्रोसेस, ब्रेक डाउन होके पायरुवेट बना, which is a 3 carbon molecule. ठीक है, प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड. अब एनर्जी को छोड़ दो, अब हम पायरुवेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे चलने वाला है. सो 3 things: absence of oxygen, presence of oxygen, lack of oxygen, right? एब्सेंस में क्या है, एक तो ये प्रोसेस क्या देगा हमें, बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके, एथेनॉल होंगे, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एंड इट इज सीन इन यीस्ट फर्मेंटेशन. लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला क्या है, जिसमें मसल क्रैम्प्स जो बॉडी में देखने को मिलते हैं वो होता है, एंड it has byproducts which is lactic acid, which is a 3 carbon compound, plus energy, and presence of oxygen, which shows the process in mitochondria. Byproducts are carbon dioxide, water, and energy. ठीक है, so we have studied about all three. Yeah. So respiration के टाइम पे जब हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ये सब, यहाँ पे एनर्जी हर जगह है, राइट? अब ना व्हाट इज दिस एनर्जी, कैसे यूज कर रहा है बॉडी इसको, राइट? सो एनर्जी जो है बॉडी में, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज एटीपी. इट इज एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Now this molecule fuels other activities and it gives fixed amount of energy. So basically this molecule is called as energy currency of cell. So body energy को किसके फॉर्म में यूज कर रहा है, ATP के फॉर्म में. Now energy released during respiration is used to make ATP. This we have studied. फ्रॉम एडीपी, अब कोई नया इंसान आ गया, एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक है? ओके. एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो बेसिकली एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म्स एटीपी, ठीक है? एंड इट फ्यूल्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. It is, it acts as an energy reservoir for us. So basically energy कैसे use हो रही है in the form of ATP, right? Now in human beings air is taken into the body through the nostrils. So यहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसने एयर ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, कहाँ से गया, ये नॉस्ट्रल से सीधा अंदर गया, यहाँ पे. So just imagine yourself breathing in and exhaling, right? Oxygen, but not through your mouth, through the nose, right? So nostril से गया, यहाँ से nostril से it is filtered by fine hair in the nostrils, right? That line the passage. Passage is also lined with mucus, which helps in the process. यहाँ से एयर पास होते होते यहाँ से थ्रोट में गया, ठीक है? थ्रोट के बाद सीधा पहुंच गया लंग्स के पास. लंग्स भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? नाउ थ्रोट से जब वो जा रहा है पैसेज बना के, सो वहां पे कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट व्हिच इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है? विद इन द लंग्स ये जो पैसेज जा रहा था, यहां आके आपने देखा है कि ये बाइफरकेट हो गया इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट? तो वो सेग्रीगेट करता है अपने आप को, बाइफरकेट करता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. तो ये मेरे पास पैसेज आ रहा था, पैसेज ने ऐसे अपना राइट एंड लेफ्ट रास्ता बना लिया, डिवीजन कर ली. सो फर्स्टली तो मेरे पास यहाँ पे ब्रोंकाई है, ठीक है? धीरे धीरे वो छोटे छोटे फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डाइवर्ज कर रहा है, विच इज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स के पास आगे जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज एल्व्यूलर सैक. एल्व्यूलर सैक के पास क्या है, एल्व्यूलाई है, राइट?
So this alveoli is a thing which provides a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. तो alveoli के पास बहुत ज़्यादा rich blood supply है, blood vessels है, ठीक है? सो डिवीजन होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट स्ट्रक्चर्स. ब्रोंकाई बनता है, देन ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, देन एल्व्यूलर सैक है, देन इट हैज एल्व्यूलाई. सो एल्व्यूलाई के पास क्या हो रहा है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है. द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. नाउ व्हेन वी ब्रीद इन, एयर गई कहाँ पे, एल्व्यूलर सैक में गई. वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग में. सो लेट्स से दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हियर इज योर लंग और ये एल्व्यूलर सैक उसके अंदर होगा. सैक के अंदर एयर आ गई, ठीक है. एयर क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, राइट. तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो बाहर से जब आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है, ठीक है. सो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई की है, इट इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स and it is transported to all the cells in the body. So during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always have a residual volume of air which is required so that there is sufficient time ताकि जो exchange हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वो आराम से हो सके, ठीक है. Now when the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen. So diffusion क्या था, high concentration to low concentration जब molecules travel करते हैं. यही चीज water के medium में होगी तो osmosis कहते हैं. I hope it is there in your mind. Class 9 biology का chapter है, right? So alone in a complex animal, body surface is not capable of all the diffusion, right? All the oxygen requirements. So ऐसे organisms में यानी कि हम जैसे humans, right? The respiratory pigment is hemoglobin. So we have hemoglobin, HB short form में जब लिखते हैं. It has high affinity for oxygen. It is present in the red blood cells or the red blood corpuscles, which is RBCs. Carbon dioxide is more soluble in water, ठीक है, than oxygen is. Therefore, it is transported in the dissolved form in our blood. So with this, we have ended respiration here. And now we are left with other parts, which is excretion and transportation. So that we'll be covering in the next slide, next chapter. Quickly, we'll do a summary of what we have done. So we studied about digestion, nutrition in human beings. खाना का एक पूरा पाथ डिसाइडेड है, हर ऑर्गन का कुछ फंक्शन है, कुछ सिक्रीशंस है. माउथ से स्टार्ट होता है, by chewing of the food by our teeth, saliva mix होता है,
फूड पाइप से जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट थ्री थिंग्स, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब जाता है तो ऐसे ही भागा भागा नहीं चला जाता खाना, इट हैज अ स्फिंक्टर विच इज द it has a muscle which is it has an sphincter muscle, sorry, right. Then small intestine से सारा मेन डाइजेशन वहां पे हो रहा है, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वहां पे सिक्रीशंस भी आती हैं लिवर और पैनक्रियाज की, which help इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। जब सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल एंड लेटर ऑन द मटेरियल इज शिफ्टेड टू rectum, which in the end excretes out the waste material in the form of feces or stools. How does this happen? By anus, which has an anal sphincter and it facilitates exit of food, right? Then we studied about respiration, जिसमें एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है प्रोसेस, और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। So this is the flow chart for that. And then we studied about the human respiration, जिसमें air is traveling from nose to bronchi to bronchioles to alveolar sac, जहाँ पे alveolar sac में exchange कैसे हो रहा है, ये ऐसे, ये एक structure बना दिया, lung के अंदर alveolar sac, right? Also, alone diffusion is not enough for all the oxygen requirements. So we have hemoglobin, which is a respiratory pigment and it has high affinity for oxygen. And therefore, this is where we end today's lecture. If you have any doubts, you can let us know. And thank you for watching.